सॉल्यूशन चैप्टर लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था। उसके जो हमने थ्योरी पार्ट था वो तो पूरा ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम्स में उस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, एसोसिएशन और डिसोसिएशन से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है आई की वैल्यू में। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको समझने से पहले हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या अप्रोच है वो पता चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, दैट मींस कि आपके पास सोल्यूट जो है वो कितना है 0.3 ग्राम है और उसका मोलर मास कितना गिवन है 30 ग्राम पर मोल है। इसको हमने डिसॉल्व किया है 30 ग्राम ऑफ बेंजीन में, मींस सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा 30 ग्राम, और इसमें डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो परसेंटेज एसोसिएशन बताना है एसिड का अगर वो डाइमर बना रहा है सॉल्यूशन में तो, और केएफ की वैल्यू कितनी गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सबसे पहले तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि डेल्टा टीएफ के जो फॉर्मूला है उसकी सारी वैल्यूज ही क्वेश्चन में गिवन है। तो इसलिए हमने जो आई की वैल्यू पढ़ी थी, आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ जो हमारे पास नॉर्मल मोलर मास होता है उसका हमको किससे रेशियो निकालना है एबनॉर्मल मोलर मास है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मोलर मास जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला रखते हैं। डेल्टा टीएफ किसके बराबर आता है के एफ एम। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या गिवन है हमारे लिए 0.45। अब ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि टेम्परेचर तो केल्विन में रखते हैं फिर यहाँ पे 0.45 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट क्यों रख दिया, क्योंकि डेल्टा मींस चेंज। तो चाहे हम वैल्यू जो चेंज हमें निकालना है टेम्परेचर में केल्विन में रखें या फिर डिग्री सेल्सियस में रखें, दोनों में वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, इसलिए हम यहाँ क्या रख देंगे 0.45। केएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो केएफ की वैल्यू हो जाएगी 5.12। अब हमको रखना है मोलेलिटी। मोलेलिटी मींस मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास है हमारे पास सोल्यूट का कितना है 0.3 है। मोलर मास हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे और हमारे पास सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है 30 ग्राम, मींस कि हमारे पास जो बेंजीन है बेंजीन में कितना है 30 ग्राम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1000, जो कि हमारे लिए ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने में फैक्टर की वैल्यू की जरूरत है। तो यहाँ पे जो हम MW कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो मोलर मास आएगा जो कि हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास रहेगा वो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 113.7 ग्राम पर मोल। अब हमारे लिए क्या निकालना है आई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास और जो हमारे पास नॉर्मल मोलर मास है, तो नॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा हमारे पास, और जो हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास है वो कितना है 113.7। तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आई की वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 0.52। अब इस आई की वैल्यू का यूज करके हम परसेंटेज एसोसिएशन निकालेंगे कि जो हमारे पास एसिडिक एसिड है उसमें कितना परसेंटेज एसोसिएशन हो रहा है। तो आई की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 0.52। आई इज इक्वल टू 0.52। अब हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं एसिटिक एसिड कैसे डाइमर बनाएगा। तो अगर हम 2 मोल्स ऑफ CH3COH लेते हैं तो डाइमराइजेशन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा CH3COOH। मीन्स क्या हुआ कि जो दो मॉलिक्यूल्स थे उनने कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लिया। अगर हम इनिशियल देखें जब हमारे पास टाइम 0 है तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ किसके मोल्स रहेंगे रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के कोई मोल्स नहीं रहेंगे। सपोज इसका हमारे पास 1 मोल है तो इस टाइम पे प्रोडक्ट का कितना मोल रहेगा 0। अब अगर हम आगे टाइम की बात करते हैं, सपोज जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस टाइम पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके कितने मोल्स में डिसोसिएशन हो जाएगा। तो सपोज यहाँ से जितने मोल्स हमारे पास x के फैक्टर में, सपोज हमारे पास जो x अमाउंट ऑफ जो मोल्स है यहाँ से कितने हो जाएंगे एसोसिएट होके यहाँ पे कितने मोल्स बना देंगे x/2। तो याद रहे x/2 क्यों आया, क्योंकि दो जो मोल्स थे उससे एक मोल बन रहा है, मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास हाफ हो जाएंगे। अब यहाँ से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मींस क्या हो जाएगा 1 - x + x/2, और इनिशियल मोल्स कितने थे 1, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 - x/2 हो जाएगी। अब जो 1 - x/2 है यहाँ से हम आई की वैल्यू अगर इसके इक्विवेलेंट रख दे तो कितना हो जाएगा 0.52। याद रहे x क्या है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ये कितना अमाउंट जो है एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स कितनी आएगी 0.48, और जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो x हो जाएगा हमारे पास 40। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरी वैल्यू को तो हो जाएगा 0.96। दैट मीन्स अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 96%। मीन्स इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा है कि परसेंटेज एसोसिएशन कितना होगा एसिड का,
तो कितना हो जाएगा हमारे पास 96%। अब इस क्वेश्चन में दो बात इंपॉर्टेंट है जो हमको समझनी है। सबसे पहले तो आई की वैल्यू, याद रहे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एसोसिएशन के केस में जो आई की वैल्यू होती है वो क्या आती है, लेस देन 1 आती है। मीन्स अगर आपकी इनिशियल आई की वैल्यू लेस देन 1 आई है, मीन्स यहाँ तक आपने क्वेश्चन सही किया है। फिर इसके आगे हमको देखना है कि हमारे पास डाइमर बन रहा है कि टेट्रामर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम कितने के फैक्टर से यहाँ से करेंगे, x/2 का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अगर टेट्रामर होता तो x/4 का फैक्टर आता। अब जो हमने आई की वैल्यू निकालना सीखी है एसोसिएशन से फॉर डाइमर एंड टेट्रामर फॉर्मेशन के लिए, उसको हम पुट करके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे लिए कि हमारे लिए वेपर प्रेशर निकालना है। किसका निकालना है वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। बाकी जितनी भी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन एक और हमको क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, कंप्लीट डाइमराइजेशन अज्यूम करना है। मींस इस क्वेश्चन में हमको वेंट ऑफ फैक्टर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी अपन ने सीखा डाइमर के लिए जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, क्या होता है P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये किसके बराबर हो जाएगा, N2 अपॉन N1। अगर हम N2 और N1 को भी ओपन करके लिखेंगे तो W2 हो जाएगा अपॉन MW2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा W1 इंटू MW1, और यहाँ पे I का फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे लिए प्योर सॉल्वेंट का कितना दिया है वेपर प्रेशर, 66 माइनस P1 अपॉन 66 करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, तो हमको दिया है यहाँ पे कि बेंजोइक एसिड है 61 ग्राम, और जो मोलर मास है बेंजोइक एसिड का कितना दिया है 122। अब बेंजीन का हमारे लिए क्या लिखना है यहाँ पे, गिवन मास, तो बेंजीन कितना है यहाँ पे 500 ग्राम हो जाएगा, और जो हमारे पास मोलर मास होता है बेंजीन का वो कितना हो जाएगा 78, और आई की वैल्यू डाइमर के लिए कितनी हो जाएगी 0.5। तो यहाँ से अगर हम P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रोक्स हमारे पास 63.44। मींस इससे हमको ये भी पता चल रहा है कि प्योर सॉल्वेंट की 66 थी और जो हमारे पास सोल्यूशन है उसकी कितनी है 63.44। मींस हमारा आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम आना चाहिए एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास किससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, एसोसिएशन से। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डिसोसिएशन से, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A and B liquids on mixing show rise in temperature। मीन्स जब दो हम लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो जब मिक्स करने के बाद उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है। विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज देयर एंड व्हाई। तो ऐसे सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन देखने को मिलता है और क्यों। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमने जो A और B की मिक्सिंग से राइज इन टेम्परेचर वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था वो किससे रिलेटेड है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से। दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमने पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और सेकंड हमने पढ़ा था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या देखा था हमने कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, जो कि शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो फर्स्ट तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कि which type of deviation is there, तो there will be negative deviation from Raoult's law। अब उन्हें रीजन पूछा है ऐसा क्यों होगा, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है मीन्स हमको उसके लिए वेपराइज करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। वेपराइज करने में ज्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है एज जो हमने कैलकुलेट किया है राउल्ट्स लॉ से, विच मीन्स कि सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन होगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नियरली 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो बस इतना एक्सप्लेनेशन इनफ रहेगा। अब हमको सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg, मीन्स अपन बोल सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट जो प्रेशर है उस टाइम पे हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 99.68 डिग्री सेल्सियस। मीन्स प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट गिवन है।
इन्होंने बोला है हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो जाएगा, मींस प्योर सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल है उसमें हम कितना अमाउंट ऑफ सुक्रोज डालें, सुक्रोज का मोलर मास कितना है 342 ग्राम पर मोल, जिससे कि जो पहले सॉल्वेंट का हमारे पास इसमें गिवन मास कितना है 500 ग्राम, जिससे कि हमारे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और के भी दिया है वाटर के लिए 0.52। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, विच मीन्स कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और क्वेश्चन में ये गिवन भी है वाटर जो कि प्योर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 99.68 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस की जो वैल्यूज हमको गिवन है वो सिंपल हम फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ अपन को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी एफ इज टी बी, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम हो जाएगा। डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में से हमारे लिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिडक्ट करना है, विच मीन्स क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.68 डिग्री सेल्सियस। अब Kb की वैल्यू क्या है गिवन हमारे लिए वाटर के लिए 0.52 हो जाएगी। अब हमको निकालना है मोलैलिटी, मोलैलिटी की क्या रखेंगे सबसे पहले गिवन मास जो कि हमको कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना गिवन है 500 और 1000 का फैक्टर, क्योंकि हमको इसमें किसमें चेंज करना है किलोग्राम में, क्योंकि जो सॉल्वेंट का हमारे पास मास होता है मोलैलिटी में वो किसमें रखते हैं हम किलोग्राम में। तो जब हम यहाँ से W2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो जनरली कितनी आएगी हमारे पास 105.23, और जो वेट है वो किसमें होता है हमारे पास ग्राम में। तो हमारे पास जो सोल्यूट है मींस जब हम 105.23 ग्राम ऑफ सुक्रोज को ऐड करेंगे 500 ग्राम ऑफ वाटर में, तो जो हमारे पास वाटर और सुक्रोज के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर 2 क्वेश्चन डिस्कस है। अब हम इसके आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो देखते हैं। अब हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है जो कि वेंटो फैक्टर से ही बेस्ड है, लेकिन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे उसमें वेंटो फैक्टर में किसका रोल था हमारे पास एसोसिएशन हमने देखा था। अब हमको देखना है कि डिसोसिएशन के बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे 0.6 ml ऑफ CH3COH, मीन्स हमारे पास एसिटिक एसिड का इतना ml वॉल्यूम गिवन है, इसकी डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml, इसको हमने डिसॉल्व किया है 1 लीटर ऑफ वाटर में। जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना देखा गया है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अब हमको निकालना है वेंटो फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वेंटो फैक्टर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हमने कुछ सिंपल फॉर्मूले देखे थे, उनमें से एक फॉर्मूला था कि जो आई होता है वो किसका रेशियो होता है ऑब्जर्व कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्व जो हमारे पास वैल्यू है वो गिवन है, कैलकुलेटेड मींस जो हम फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीएफ निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास के एफ एम हो जाएगा। के एफ क्या है हमारे पास यहाँ पे अपन ने देखा था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसकी वाटर जो हमारे पास सॉल्वेंट इसमें गिवन है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.86 होती है। अब हमको मोलैलिटी रखनी है। मोलैलिटी मींस क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सेकंड कंपोनेंट का हमको मोल्स रखना है अपॉन हमारे लिए किसका मास रखना है फर्स्ट कंपोनेंट का मास रखना है, वो भी किसमें रखना है किलोग्राम में रखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं W1 मींस की फर्स्ट कंपोनेंट का जो भी हमारे पास मास आएगा। अब हमको मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए तो N2 मींस की अगर हमको CH3COOH के मोल्स निकालने हैं तो हमको उसका गिवन मास और मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास हमारे पास कितना होता है 60 होता है। अब गिवन मास क्वेश्चन में क्या गिवन है वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी, तो वॉल्यूम और डेंसिटी का यूज करके सबसे पहले हम उसका गिवन मास निकाल लेंगे। तो डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है हमारे पास 1.06। अब हमारे लिए यहाँ से क्या निकालना है मास, तो इसको हम m लिख देते हैं। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितनी गिवन है 0.6। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.06 इंटू 0.6 हो जाएगी। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं गिवन मास की 1.06 इंटू 0.6,
तो यहाँ से हमारे पास जो मोल्स हैं किसके, एसिटिक एसिड जो कि इसमें सॉल्यूट है, उसके मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 0.0106 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। ये हो गई हमारे पास N2 की वैल्यू, ठीक है। अब हमको W1 निकालना है। अब लोग W1 जो निकालना है उसमें भी हमारे लिए जो सॉल्वेंट है उसकी क्या गिवन है, वॉल्यूम। मास जो है वो गिवन नहीं है, तो जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। और जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो अगर हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करें वाटर की, तो वाटर की हमारे पास डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास जो मास होगा वाटर का और जो हमारे पास वॉल्यूम होगी वाटर की, तो डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml हो जाएगी। अब हमारे लिए मास तो पता नहीं है, तो इसकी हम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। और फिर वॉल्यूम जो है हमारे पास कितनी वॉल्यूम गिवन है, 1 लीटर। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ml में है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है वाटर का वो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जो है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 kg लिख सकते हैं। मीन्स जो हमारे पास मास है H2O का, वो मास H2O का कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 kg। तो हम यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या रख देंगे, नॉर्मल 1 रख देंगे। अब हम यहाँ से डेल्टा TF जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। तो हम यहाँ सारी वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले KF की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.86। अभी हमने N2 निकाला था, N2 हमारे पास कितना आ रहा था, 0.0106। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, नॉर्मल जो 1 रख देते हैं अपन kg में डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा TF की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.0197। ये हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है आई कैसे देखा था अपन ने, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.0205 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट की है वो है 0.0197। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू है वो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1.04। अब आई की वैल्यू 1.04 विच मीन्स कि ये क्या है, 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। क्योंकि अगर डिसोसिएशन के ही केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। मीन्स हमारी आई की वैल्यू तो यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, डिसोसिएशन, और हमारी आई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आ रही है। अब हमको निकालना है, सेकेंड पार्ट है इसमें, एंड द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। मतलब कि एसिड को हम डिसोसिएट जब करते हैं तो उसका जो कांस्टेंट है, जो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में लास्ट क्लास में पढ़ा था 11th क्लास में, उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा पार्ट है। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, फिर उससे हम कैसे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लिए क्या गिवन है, CH3COH जो कि क्या है, एसिड है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो CH3COH को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो CH3COO माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। अब याद रहे कि जितना हम डिसोसिएशन का फैक्टर लेंगे कि कितना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो जितने हम इनिशियल मोल्स लेते हैं उसी के टर्म्स में हम उसको फर्दर लेंगे। सपोज हमारे पास जब T टाइम 0 है तो सिर्फ किसके मोल्स रहेंगे हमारे पास, रिएक्टेंट के। मीन्स यहाँ पे N मोल्स रहेंगे, बाकी प्रोडक्ट के मोल्स कितने रहेंगे, 0 और 0। जब हम इक्विलिब्रियम टाइम रहेगा हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या हो जाएगा, अब इसमें से जो कुछ माइनस कम होगा, रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स के मोल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इनमें से NX जो मोल्स है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे कम हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट में NX और NX मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम निकालें इक्विलिब्रियम टाइम पे हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, N माइनस NX प्लस NX प्लस NX। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे तो N किसकी, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स है वो किसके बराबर आ जाएंगे, N प्लस NX के बराबर। अब हम I निकाल लेते हैं। I का एक और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद हमारे कितने मोल्स है, N प्लस NX है, और पहले कितने मोल्स थे, N। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस x हो जाएगी, और I की वैल्यू अपन ने भी फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कितनी आ रही थी, 1.04। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.04। अब इस x की वैल्यू करके अब हमको Ka निकालना है। Ka निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है कि इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम टाइम पे जब भी हम जो कांस्टेंट की बात करेंगे वो इक्विलिब्रियम टाइम पे करेंगे, तो Ka किसके बराबर होगा, तो इक्विलिब्रियम टाइम पे जो हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, मतलब कि CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन होगा,
और H+ का कंसंट्रेशन होगा। और हम डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो CH3COOH का कंसंट्रेशन होगा। अब याद रहे कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1 लीटर, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स के टर्म में जो हमने ये वैल्यूज है इसी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं के। तो के कैसे निकालेंगे हम, के निकालने के लिए यहाँ पे n माइनस एन एक्स, अगर हम n कॉमन ले लेते हैं n की वैल्यू, तो हमारे पास इनिशियल मोल्स कितने थे जो हमने निकाले थे, तो जो हमारे पास मोल्स आए थे इनिशियल कितने थे 0.0106 थे। लेकिन ये हमारे पास किसके मोल्स है CH3COO माइनस, तो ये n की वैल्यू हो गई। इनटू हमको क्या रखना है x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.04। सेम वैल्यू किसकी आएगी h की, क्योंकि सेम है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और फिर हम डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे n माइनस एन एक्स, अगर हम n कॉमन ले लें मीन्स की 0.0106 बाहर लिख लेते हैं, इसमें से क्या बचेगा 1 माइनस 0.04। फिर यहाँ से जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा नियरली 1.86 इंटू 10⁻⁻5, जो कि हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर जो हमको बताना है वेंटो फैक्टर, तो आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे जो हमने निकाली थी वेंटो फैक्टर आई 1.04 हो जाएगा, और यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1.86 इंटू 10⁻⁻5। अब ये क्वेश्चन तो ईजी है, आई तक तो कैलकुलेट करना इजी है। कंसेप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे जो हमको डिसोसिएशन और एसोसिएशन में सीखना है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बेसिस पे निकालेंगे, तो जो हम इनिशियल मोल्स लेंगे उसी के टर्म्स में हमारे पास धीरे धीरे रिएक्टेंट में से कम होंगे मोल्स और प्रोडक्ट में उतने ही अमाउंट ऑफ मोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम ये कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, A solution is obtained by mixing 300 ग्राम of 25% solution। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की बात है कि जो हमारे पास ये अमाउंट है 300 ग्राम, इसका हमने 25% ले लिया, और एक और सोल्यूशन है 400 ग्राम, उसका हमने 40% ले लिया, फिर इनको मिक्स किया, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका हमको क्या निकालना है मास परसेंटेज। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे जो फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन है उसका हम निकाल लेंगे 25%, सेकेंड सॉल्यूशन का 40%। इन दोनों को ऐड करके किस में रख देंगे न्यूमरेटर में, और नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम, विच मींस 400 प्लस वॉल्यूम सॉरी मास रखना है मास परसेंटेज, तो 400 प्लस क्या कर देंगे हम यहाँ पे 300। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 25% ऑफ 300, तो 300 का 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। सिमिलरली हमको निकालना है 40%, 40% किसका निकालना है हमारे लिए 400 का, तो 400 का अगर हम 40% निकालेंगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 160 ग्राम आ जाएगा। अब क्या करना है हमको मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का जो सम है उसको लिखेंगे हम न्यूमरेटर में 75 प्लस 160 ग्राम हो जाएगा, और नीचे हमको क्या लिखना है जो भी हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल मास है, मींस क्या हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस कितना मास है हमारे पास 300। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नियरली हमारे पास 235 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास परसेंटेज आ जाएगा। इसकी जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ निकाल लेंगे जो कि हमारे पास सॉल्यूशन का मास परसेंटेज हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे 12th का ऑर्गेनिक का चैप्टर होगा, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स।